ललित सोनी शिविरा वाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आपको एक नई रिकॉर्डिंग प्रदान की जा रही है कि फिलहाल कक्षा 10th क्लास की है और इसमें राजनीति विज्ञान का पांचवा लेसन लोकतंत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। और एक बात और विशेष कि राजनीति विज्ञान के इस श्रृंखला में 3 लेसन की रिकॉर्डिंग प्रदान की जाएगी, जिसमें पहला लेसन है लोकतंत्र, दूसरा केंद्र सरकार और तीसरा राज्य सरकार। विशेष रूप से चर्चा करेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसका विश्व स्तर पर क्या स्वरूप है और भारतीय स्तर पर क्या स्वरूप है, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर शेयर की जा रही है। और शेयर करने में योगदान दे रहे हैं 10th क्लास के एक स्टूडेंट बंटी, जो कि इस बार 10th का एग्जाम भी देने जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग आपको उनके द्वारा ही शेयर की जा रही है। ठीक है ना? तो स्टार्ट होती है 10th क्लास की रिकॉर्डिंग। अध्याय 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा है और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। का शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति, अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसमें 3 अंत संबंधित अर्थ निहित है। पहला, यह निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। तथा तीसरा, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हो। लोकतंत्र के विभिन्न रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। पहला, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र। तीसरा, आर्थिक लोकतंत्र। चौथा, नैतिक लोकतंत्र। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिम देशों में हुई, अतः इसे कभी कभी पश्चिम लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादी ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया है। पहला, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र तथा दूसरा, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतंत्र राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित व्यावहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद हैं। पहला, प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा, अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी मुख्यतः 2 रूप प्रचलित है। पहला है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे पहला, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। दूसरा, यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। तीसरा, राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। चौथा, जनता शासन सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। पांचवा, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों के प्रति का साधन होता है। दूसरा, सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हंसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है
जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है। पहला, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाए। तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादी एवं समाजवादी ने प्रस्तुत किया है। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादी व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। चौथा है नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 के फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति, स्वतंत्रता, समान व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती है और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती है। दूसरा है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा और विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक व शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे पहला, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। दूसरा, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। पांचवा, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, जिसमें पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिम जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी सिद्धांत राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। हॉब्स, लोक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रेन, माउंटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यता एवं लक्षण निम्नलिखित है। पहला, व्यक्ति बुद्धिमानी प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। दूसरा, सभी व्यक्ति मनुष्य है और इस नाते उनमें न्यूनतम तर्क बुद्धि एवं संवेदनशीलता होने के कारण वे सभी मूल्यतः समान है। तीसरा, शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात में शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। चौथा, शासन सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी ट्रस्ट की होती है। पांचवा, शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम है, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। ब, शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। च, शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तथा द, शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। छठा है, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनके रक्षा के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। सातवां, निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। आठवां, लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में अल्पमत के प्रति पूरी सहिष्णुता बरती जाती है। बहुमत का निर्णय अल्पमत पर बल प्रयोग से थोपा नहीं जाता, बल्कि समझा बुझा कर मनवाया जाता है। यही तत्व लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी तानाशाही से अलग करता है। दूसरा, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास
H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मीस फॉलेट, GDH कोल, डिग्वी आदि ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डेहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया। उसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया है। रॉबर्ट प्रिस्थस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। तीसरा, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अभिजन वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र के सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक है रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम, टी राइड मिल्स आदि। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक है और अब उसने अपने विचार दी पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किए हैं। मॉस्का इतालवी विद्वान है जिसने अपने विचार दी रूलिंग क्लास नामक कृति में प्रस्तुत किए हैं। चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र के एक विशेष रूप को प्रस्तुत करता है जो अपनी प्रकृति से एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र है, किंतु मार्क्सवादियों ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है और इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ त्से तुंग आदि ने दिया है। पांचवा, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत के समन्वय से बना सिद्धांत है। यह उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस रूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्रांति एवं हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी व संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। के अनुसार संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। ए, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र तथा बी, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। हर्निशा का कथन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। हर्निशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों प्रांतों में पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं और इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। बी, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। J.S. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वे समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा दी है। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। लोकतांत्रिक शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण राज्य के सदस्यों में निहित होती है। लॉर्ड ब्राइस। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। डाइसी। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। सीले। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशेष लक्षणों से युक्त है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। पहला, जनता का शासन। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जन समूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्गों का शासन नहीं है। दूसरा, जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं।
तीसरा, लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता और एवं गौरव की रक्षा तथा दूसरा, सार्वजनिक हित की वृद्धि। चौथा, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है, अतः लोकतंत्र के शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति के स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती, तो जनता उसे बदले सकती है। पांचवा, लोकतांत्रिक विकासशील शासन है। आधुनिक काल तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्यों की धारणा से संबंधित हो गया। इस विकास का परिणाम यह हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता तथा संवैधानिक शासन विधि के शासन पर ही बल दिया था, वहां अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, संसदात्मक शासन तथा अध्यक्षात्मक शासन। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली और द्वितीय का आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों को मिश्रित रूप को अपनाया गया है। चौथा है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। एक और बर्क जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, तो दूसरी ओर लोवेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम के गुण व दोषों का अध्ययन करें। लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला, सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः यह जन प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा, कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। तीसरा, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र के शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माणों के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। पांचवा, देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इसे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। छठा, क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति से एकदम विपरीत होता है, इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है। सातवां, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। वह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है।
8वां, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसे न्यायपालिका व्यक्ति को शासन के अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करती है। 9वां, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता है, अपितु इनका विकास चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ विचार व कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता है और विज्ञान के विकास में भी बाधा आती है। 10वां, संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है और वह ऐसी विधि का स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता हो। इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। 11वां, शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। 12वां, विश्व शांति का समर्थक। राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि इन शासन प्रणालियों ने समय समय पर विश्व के शांति को खतरा उत्पन्न किया है। इसका कारण यह है कि शासन प्रणालियां सैनिकवाद, कठोर विदेशी नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती है, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौते द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र में निम्नलिखित दोष है जिन्हें हम उसके विपक्ष में तर्क भी कह सकते हैं। पहला, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न बनाता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वे राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों में चालित होता है और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। दूसरा, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। तीसरा, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इसे कदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते हैं। चौथा, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु वह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनावों में धनिक खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। पांचवा, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वह जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करता है, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्र भक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। छठा, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों व अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार को नीतियों को
दोषी बताते हैं। सातवां, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इस प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी ओर इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी है। आठवां, उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 5 से 60% के बीच में मतदाता भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती है। के अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते तो प्रायः कम योग्य तथा अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। नौवां, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, जिसमें सत्ता विकेंद्रित होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतंत्र देश नाजी जर्मनी के सामने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए। 10वां, लोकतांत्रिक विश्व शांति का समर्थक नहीं। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध व साम्राज्यवादी को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्य को विश्व शांति का जन्म देता है। अतः लोकतांत्रिक राज्य को विश्व शांति को समर्थक नहीं माना जा सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं, किंतु उनकी नीतियां एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। ये बहुराष्ट्रवादी कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशिया की अर्थव्यवस्था को अपने हित में प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवादी के सांठगांठ और यह विश्व शांति के लिए खतरा है। 5वां, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन हो जाता है। ये बात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना की गई, किंतु अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली असफल हो गई और इसका स्थान अधिनायकवाद ने ले लिया। वर्तमान एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में भी अनेक देशों में लोकतांत्रिक शासन का पतन हुआ है कि इन देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का अभाव रहा है। विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित परिस्थितियां लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक हो सकती है। पहला, शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होते हैं तो सरकार राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तक पाबंदियां लगाती है। इस स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है और अधिनायक तंत्र की स्थापना का मार्ग खुल जाता है। अतः लोकतंत्र में शांति व्यवस्था आवश्यक है। दूसरा, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही की स्थापना हुई। प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में आर्थिक अव्यवस्था के कारण वहां के देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। आधुनिक काल में भी लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतांत्रिक असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। अनेक अफ्रो एशियाई राज्य भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं। तीसरा, आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी जरूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो।
अर्थात गरीबी व अमीरी के बीच चौड़ी खाई ना हो। तभी संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्य वर्ग मौजूद हो। इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। चौथा, सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाए और अन्य न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। पांचवा, शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित व जागरूक होना आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों को विरोध करने में भी समर्थ होती है। छठा, जनमत का निर्माण। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माणों के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं। में लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है। इस स्थिति में लोकतंत्र सफलता पूर्वक कार्य करता है। सातवां, नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। जब किसी समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करता है और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि के व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर निर्भर करता है और जब जनता का नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ होता है तो लोकतंत्र भी सफल होता है। आठवां, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन के मध्य से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचि पूर्वक भाग लेते हैं और उसे सही मायने में नागरिक की शिक्षा प्राप्त होती है। नौवां, नागरिक स्वतंत्रता है। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है। इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की तथा शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। मौलिक स्वतंत्रताओं का निष्कर्ष है कि नागरिकों को सरकार की उन सभी नीतियों व कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें वे लोकतंत्र व सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। यह स्पष्ट ही है कि नागरिक मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए जनमत निर्माण के साधनों का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। 10वां, लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्यवस्था को लेकर विवाद एवं भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र की अधिनायक तंत्र में नहीं बदल ले, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। लोकतांत्रिक परंपराओं से आशा आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं से है जिनका वर्णन संविधान या कई और भले ही लिखित रूप में नहीं होता पर वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती है और जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। 11वां, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र का अर्थ संविधानवाद है जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं व सीमाओं को स्वीकार करना होता है। लोकतंत्र की सफलताओं के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने व अत्याचार बनने से रोकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। ऐसी न्यायपालिका नागरिकों को स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। 12वां, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र।
लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र में ही लागू करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्यों में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए। उसे सदैव दलगत राजनीति में तटस्थ व निष्पक्ष रहना चाहिए। 13वां, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र में सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई अथवा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक व राजनीतिक संप्रदायों को लेकर होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों की संचालन में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। समय समय पर दलों में आंतरिक चुनाव होने चाहिए। इन अनुशासनहीन व दल बदलुओं को अपना सदस्य नहीं बनाना चाहिए। 14वां, योग्य तथा निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्या को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यदि राजनीतिक भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले तथा कुत्सित भावना को भड़काने वाले होते हैं तो वे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। 15वां, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए जो एक और कृषि व उद्योग को संतुलित विकास में सहायक हो, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो तथा समाज के श्रमिकों वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। 16वां, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो। महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, लोकतंत्र शब्द का अर्थ डेमोस प्लस क्रेटिया, जनता की शक्ति अर्थात जनता का शासन। आधुनिक युग में लोकतंत्र उदारवादी बौद्धिक आंदोलन की देन है। वर्तमान में और उदारवादी लोकतंत्र अत्यंत लोकप्रिय है और इसके व्यापक अर्थ को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया जा सकता है। पहला, यह निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। तथा तीसरा, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। दूसरा, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, इसे बर्न्स ने कहा है। तीसरा, लोकतंत्र के 4 प्रमुख रूप हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप हैं। पहला, राज्य के रूप में लोकतंत्र, दूसरा शासन के रूप में लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानती है। चौथा, लोकतांत्रिक राज्य का व्यवहारिक रूप लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक शासन के 2 प्रकार हैं। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप प्रचलित है। पहला, संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। 5वां, राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं है। पहला, यह उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। दूसरा, यह लोक प्रभुत्व में विश्वास करता है। तीसरा, इसका सैद्धांतिक पक्ष है लोकतांत्रिक राज्य और व्यवहारिक पक्ष है लोकतांत्रिक शासन। चौथा, यह साधन है, साध्य नहीं। 5वां, यह विकासशील अवधारणा है। छठा, वह सामाजिक लोकतंत्र की विशेषता है। पहला, सामाजिक समानता। दूसरा, सभी को सामाजिक प्रगति के समान अवसर। तीसरा, राजनीतिक लोकतंत्र का अनुपूरक होना। 7वां, आर्थिक लोकतंत्र। इसके 3 उप प्रकार एवं अर्थ है। पहला, व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र जो शुद्ध पूंजीवादी लोकतंत्र होता है। दूसरा, मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र जो पूंजीवादी लोकतंत्र से एकदम विपरीत आर्थिक समतावादी तंत्र है। तीसरा, उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र जो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में विश्वास करता है। 8वां, नैतिक लोकतंत्र। इसके प्रमुख लक्षण एवं विशेषताएं है। पहला, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर बल। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास। तीसरा, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर बल। चौथा, अपनी प्रकृति से अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा में विश्वास। इस प्रकार से देखा जाए तो लोकतंत्र का लेसन कंप्लीट हो चुका है और इस का जो 2nd और 3rd जो पार्ट है वह आपको अगले लेसन में आपको प्राप्त होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में। लोकतंत्र के इस लेसन में हमने कई बातें हमें सीखने को मिली। विशेष रूप से देखा जाए तो लोकतंत्र वर्तमान समय में एक भीड़ तंत्र के रूप में तब्दील होता जा रहा है और ये भीड़ तंत्र न बने और यहाँ
के जो पब्लिक है साक्षर रहे और आने वाला जो फ्यूचर है लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद कारगर हो, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है इस बात का ज्ञान उन तक पहुंचाना कि किस तरह से चुनाव आदि प्रक्रिया के द्वारा इसको मजबूती प्रदान की जा सकती है। तो उसके लिए योगदान हम सबका मिलकर के होना चाहिए। विशेष निवेदन अंत में ये कर सकते हैं कि आप इस रिकॉर्डिंग को अधिकतर से अधिकतर लाभ प्रदान हो तो उन साथियों तक पहुंचाएं जिनको इस रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रिकॉर्डिंग को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि समय समय पर रिकॉर्डिंग आपको प्राप्त होने की सूचना मिल सके। मिलते हैं फिर अगली बार एक नई रिकॉर्डिंग के साथ।